अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। पाकिस्तान और भारत सैलाब की जद में है। एज वी स्पीक 78 साल हो गए। प्रोग्राम के पहले हिस्से में दोनों ममालिक के मुश्तरका दुश्मन यानी कि मौसमियाती तब्दीली का जायजा लेंगे। उसके बाद 230 जाने सैलाब की नजर हुई हैं पाकिस्तान में। खैबर पख्तूनख्वा में प्रिपेयर्डनेस कितनी थी, क्या ये प्रिवेंटेबल था, इसको रोका जा सकता था, आगे कैसे रोका जाए इस तरह की कैटास्ट्रोफी को, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात होगी। आखिर में पाकिस्तान करप्शन रोकने में नाकाम है, ये बात बार बार IMF इसका एहसास हमें दिला रहा है। किस तरह, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे। लेकिन आगाज करते हैं 78वां यौम आज़ादी मना पाकिस्तान ने और भारत ने। 14 अगस्त के दिन हमने बुलंदोबाग तकरीरी की और ये साल कुछ ज़्यादा स्पेशल भी था क्योंकि 6 और 7 मई के मार्के के बाद पाकिस्तान जो है एक तरह से एयर सुपीरियॉरिटी के बलबूते पे आज अपने दुश्मन से कई गुना आगे खड़ा है। और दूसरी तरफ भारत ने भी आज अपने यौम आज़ादी के ऊपर बड़ी बुलंदोबाग तकारीर की हैं, बड़े दावे किए हैं, बड़ी धमकियां लगाई हैं। लेकिन बहुत जल्द हमें हम्बल कर दिया उस माहौल ने, उस एनवायरनमेंट ने जो हम दोनों का मुश्तरका दुश्मन है। पाकिस्तान और भारत के 78 सालों में ताल्लुकात मदोजज़र का शिकार रहे हैं। कभी ऊपर जाते रहे, कभी फ्रेंडली होते रहे, कभी बहुत ज़्यादा दुश्मनी बढ़ती रही। 2025 वो साल है जहां दुश्मनी एक कदम और आगे चली गई। लेकिन हमारे मुश्तरका दुश्मन ने हमें ये आज एहसास दिलाया है कि हमारे चैलेंजेस कितने सिमिलर हैं, और वो है मौसमियाती तब्दीली। कुछ आपको मैं विजुअल्स दिखाना चाहती हूँ, कुछ फुटेजेस दिखाना चाहती हूँ। हमने दोनों को साथ रखा है। पाकिस्तान के और भारत के ये मनाजिर हैं। पाकिस्तान के अंदर आज हम देख रहे हैं बुनेर के अंदर क्या सूरत हाल है, KP के अंदर। और भारत में कुछ अर्से पहले कर्नाटक में एक सैलाबी सूरत हाल थी। वहाँ पर आज जम्मू कश्मीर के इलाके के अंदर भी सैलाब आए हुए हैं। वो फुटेजेस भी हम आपको दिखाना चाहते हैं जहाँ पे पाकिस्तानी जो कश्मीर है और जो भारत का ऑक्यूपाइड कश्मीर है, दोनों जगह इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। सो ये वो मुश्तरका चैलेंज है जिसका सामना दोनों ममालिक को करना है। 78 साल तक हम इससे नज़रें चुराते रहे, हम इससे मजीद नज़रें नहीं चुरा सकते। दोनों तरफ बड़ी तादाद में इंसानी जानों का नुकसान हो रहा है, जहां पर एक जॉइंट क्लाइमेट एक्शन की ज़रूरत है जिसमें दोनों मुल्कों को बैठकर ये फैसला करना होगा कि यहाँ पे हमने अगर मौसमियाती तब्दीली का मिलकर मुकाबला नहीं किया तो एक दूसरे से तो हम दुश्मनी निभा रहे हैं, निभाते आए हैं 78 साल से। लेकिन ये ऐसी दुश्मनी है जिसका फिर मुकाबला करना इतना आसान नहीं होगा। मौसम एक बड़ी बेरहम चीज़ है। तो प्रोग्राम में ये ज़रूर हमें एहसास दिलाना ज़रूरी है कि 78 साल बाद जो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने सर उठाए खड़ा है, वो हमें यौम के ऊपर ही उसका एहसास दिला दिया गया। फिलहाल सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर आज इस सैलाब ने बहुत तबाहकारियाँ मचाई हैं। दिखाना चाहते हैं कुछ डेवस्टेटिंग इफेक्ट्स आपको। दुकान कपल तक सामान होलसेल दुकान यल्ला खैर यल्ला पक्का खैर मेरी जिंदगी हमारा 60 साल उम्र है। मैंने जिंदगी भर में ऐसा रहना नहीं देखा। हमारा घर तबाह हो गए, हमारी जिंदगी तबाह हो गई, हम गरीब लोग, बच्चे बूढ़े और औरतें हमारी यहाँ पर छतों के ऊपर लोग फंसे हुए हैं। इस नुकसान का तखमीना क्या है, अभी तक ये अंदाज़ा लगाना इतना आसान नहीं है। लेकिन चूंकि बैरिस्टर गौहर साहब बुनेर उनका इलाका है, वहाँ पर खुद ज़ाती तौर पर पहुँचे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट केस भी है कि किस तरीके से इस क्राइसिस से निमटना है। बहरहाल इस हवाले से क्या कहा बैरिस्टर गौहर ने, सुनिए। बुनेर और उसके साथ गिरदनवा के बाकी इलाके शदीद तूफानी बारिश के जिद में बुनेर के कई सारे इलाके और कई सारे तहसीलों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हमने हॉस्पिटल में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सारे डॉक्टरों को हिदायत की गई कि मौका पर पहुंचे। जानी नुकसानात का अंदेशा बहुत ज्यादा है। मैं आवाम से दरख्वास्त करता हूं कि वो काम रहे, हर मुमकिन सहूलत और इंशाअल्लाह ताला कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपकी हुकूमत और हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हुआ क्या है, एक क्लाउड बर्स्ट हुआ है जनाब, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में बारिश हुई है और फिर उसने सैलाब की शक्ल इख्तियार कर ली है। खैबर पख्तूनख्वा में GB में जो लैंडस्लाइडिंग हुई है और सैलाबी रेलों से 2029 अफराद जहाँ भाग हुए हैं और उससे कई ज़्यादा लोग इस वक्त लापता है।
ये हादसा खैबर पख्तूनख्वा में बाजोड़, बटग्राम, स्वात, बुनेर, तोरकर, मानसहरा, शांगला में, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में गिजर, द्यामिर और शिगर में पेश आए हैं। हुक्काम के मुताबिक सबसे ज्यादा जानी नुकसान जिला बुनेर और बाजोड़ में हुआ है, जहां 180 के करीब अफराद जाँ बहक हुए हैं। बटग्राम में 17, स्वात में 13 और दीर में 5 अफराद सैलाब की नजर हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे में शदीद बारिशों का मौजूदा सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। दूसरी तरफ इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर में शदीद बारिश के बायस पानी और कीचड़ के तूफान के बायस कम से कम 56 अफराद जान से चले गए हैं और दर्जनों लापता है। ये क्लाउड बर्स्ट होता क्या है, बादल के फटने का मतलब क्या है, ये आपको हम बताते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगर किसी छोटे इलाके में 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा शदीद बारिश होती है तो इस वाक़े को बादल का फटना कहा जाता है। बादल फटने का वाक़या 1 से 10 किलोमीटर के फासले पर छोटे पैमाने पर मौसमी तब्दीलियों की वजह से होता है। यही वजह है कि इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में है जो कि मौसमियाती तब्दीलियों से असरअंदाज होने वाले सबसे आगे सफ़े अव्वल के ममालिक हैं। यूरोपीय थिंक टैंक जर्मन वॉच ने एक रिपोर्ट जारी की थी और क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 2022 में मौसमियाती तब्दीलियों के सबसे ज़्यादा खतरे का शिकार मुल्क है। पाकिस्तान के मौसमियाती तगय्युर के सबसे ज़्यादा खतरे से 2-4 मुल्क होने की वजह 2022 में मूसलाधार बारिशों, ग्लेशियर्स, झीलों के फटने से पानी के बह निकलने और दीगर अवामिल की बुनियाद पर आने वाले ज़बरदस्त ये सैलाब था। ये उसकी वजूहात थी और 2022 के सैलाब में हमने देखा था कि 3 करोड़ 30 लाख लोग इसमें अफेक्ट हुए थे, 76 लाख लोग बेघर हुए थे और 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। आज हम इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं? क्या हमने तैयारी की है? क्या हम इस हवाले से हमने कोई हिफाजती इक़दाम लिए? क्या प्रिपेयर्डनेस थी? आज भी इंतज़ामिया के और हुकूमत के बार बार कहने के बावजूद एक बड़ी तादाद में टूरिस्ट इन इलाकों में गए हैं बगैर देखे कि वहाँ पर मौसम क्या होगा। जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत को बचाना नहीं चाहिए या हुकूमत को हिफाजती तदाबीर नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर ही होती है, लेकिन लोगों को भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए और जहाँ वो जा रहे हैं उससे पहले देखना चाहिए कि वहाँ मौसमियाती सूरत हाल क्या होगी। अपना जो माहौल है, अपना जो मौसम है, उसके बारे में फोरकास्ट देख कर जाएं। बहरहाल जी, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम कोशिश करेंगे कि अब तक सुबह से जो भी सूरत हाल है उसका एक तायराना जायज़ा ले। हमारे साथ ज़ियाउल हक साहब है, ब्यूरो चीफ है पेशावर के, जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड इलाका है ज़िला बुनेर, वहाँ पर वो मौजूद है, वहाँ के लोकल से बात भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़िया हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा जी, अभी तक हमें बताइए कि रफ सा एस्टिमेट हुआ है कि कितनी बड़ी तादाद पे यहाँ पे जो लोग हैं वो मिसिंग हैं, या हलाकतों के हवाले से इंतज़ामिया ने अभी तक कोई कंफर्म फिगर दिया है? जी, यहाँ पर इस वक्त तो इंतज़ामिया जो बता रही है वो तो तकरीबन जो बुनेर में सिर्फ बता रहे हैं कि 150 के करीब जो है 150 से ज़्यादा लोग अफराद इसमें जाँ बाक हुए हैं और इसी तरह 150 ज़ख्मी हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद में नुकसानात भी हुए हैं। लेकिन जैसे मारिया आपने बताया कि बिल्कुल जो सूरत हाल है, ये जो क्लाइमेट चेंज की सूरत हाल है, बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि आज जिस तरीके से हमारे जो हज़ारा डिवीज़न है और मलाकंड डिवीज़न, उसने जिस तरीके से बुरी तरह से मुतासर किया है, जिसमें बाजोड़ भी है, और बाजोड़ में तो एक अफसोसनाक वाक़या ये भी हुआ कि रेस्क्यू का जो हेली था वो भी क्रैश हो गया और जिसमें जो है तो 5 कीमती जानें जो है तो वो भी शहीद हो गई हैं और उन्होंने भी शहादत उनको मिली है। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी हकीकत है कि रेस्क्यू काम हो रहा है। ये भी हकीकत है कि यहाँ पे लोग जो है तो मुतासिर हुए हैं, अस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि यहाँ पे जो लोग मुतासिर हुए हैं वो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। अच्छा। हमें जो है ना दावे तो बताए जा रहे हैं कि रेस्क्यू वाले लोगों को, जो इदारे हैं, मुख्तलिफ इदारे जो हुकूमत भी है और वो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। लेकिन अभी हम जिस पीर बाबा के इलाके में हैं, यहाँ पे 100 से ज़्यादा जो है बताया जा रहा है अमवात हुई है। इसी तरीके से बहुत बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए हैं, बहुत बागात जो है तो उजड़ गए हैं, घर उजड़ गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर ये मुतासरीन लोग मौजूद हैं, तमाम ये साथी हैं, हमें बता रहे हैं कि ये इन्होंने जो है तो जो सैलाब आया है और सैलाब में जो वहाँ पे लोग बह गए थे उनकी लाशों को निकाला है। इसमें से कुछ एक साथी ये भी बता रहे हैं, ये साथी हमें बता रहे हैं कि अब यहाँ पर बुनेर में ये सूरत हाल है कि यहाँ पे जो दफनाने के लिए लोगों को कब्रकन नहीं मिल रहे हैं और वहाँ पे जो लाशें हैं वो खुलेआम ज़मीन पे पड़ी हुई हैं और उनके लिए मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। बहुत ही मतलब जो इस सूरत हाल इस आने के नतीजे में जो क्राइसिस
باہر آ سکتا ہے. اس کرائسس میں جو اس کی شکلیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. یہاں پر ہم جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, یہاں پر صبح سے لوگوں کو کسی نے کوئی کھانے بھی نہیں دیا. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ یہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت مقامی لیکن ایک بات بتائیے, بتایا جا رہا ہے کہ 1.5 مہینے پہلے جب اسی طرح سے ایک سیلابی ریلا آیا تھا, ہم نے دیکھا ایک خاندان وہاں پہ کھڑا تھا, اس کو ریسکیو نہیں کیا, وہ سیلابی ریلے میں بہہ گئے. اس وقت لوگوں نے شکایت کی تھی کہ ٹیلی فونز نہیں اٹھائے جا رہے تھے. یہاں پہ جو ریسکیو سروس کو جب فون کرتے تھے یا ٹیلی فون اٹھایا نہیں جاتا تھا یا ملتا نہیں تھا. کیا رسپانس ٹائم بہتر ہوا ہے اتنے دورانیے میں جو پچھلے اور پہلے جو سانے میں؟ جی, کوشش ہم کرتے ہیں کہ ہم ضیاء سے گفتگو کر سکیں, کیونکہ میں رسپانس ٹائم ضرور اس حوالے سے جاننا چاہتی ہوں کہ بھئی پہلے واقعے اور اس کے دوران جو ہے کیا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, کوئی رویوں میں بہتری آئی ہے, کوئی پھرتی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. نہیں, کاشف قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, معذرت صاحب فراز احمد مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ترجمان ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے. بہت شکریہ فراز صاحب. ابھی تک آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس آفیشیل فگرز کیا ہیں؟ اگر میں پوچھوں کتنے لوگ جاں بحق ہوئے ہیں, کیا اس کی تعداد ہمیں کنفرم کر دیجئے, اور مسنگ لوگ کتنے ہیں, کتنا جو ڈیٹا آپ نے اکٹھا کیا ہے اس ایک دفعہ آفیشیل ہمیں نمبر بتا دیجئے. جی, کون ہے جی میرے ساتھ آن لائن, پلیز مجھے بتا دیجئے. دونوں مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں ہے. کوشش کرتے ہیں ہمارا رابطہ دوبارہ ہو جائے ان دونوں وزراء. ظاہر سی بات ہے جہاں پر لوگ کام کریں وہاں سگنل ایشوز ہیں, بار بار لائن جو ہے وہ منقطع ہو جاتی ہے. لیکن اس دوران اگر ہم آپ کو بتائیں کہ ظاہر سی بات ہے موسمیاتی تبدیلی کا سب سے بڑا ایک ریزن یہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ طغیانی آ جاتی ہے, یہ تباہیاں ہوتی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہمارے اپنوں نے بھی اور ہم نے بھی بطور معاشرہ بطور ملک بڑا ہاتھ بٹایا ہے موسمیاتی تبدیلی کا. اور وہ کس طرح سے بٹایا ہے, ایک ایگزامپل آپ کو دیتے ہیں. جیسے آج دریائے سوات کے اندر کچھ دیر کو جب پانی آیا تو بہت سارے لوگوں کے گھر بہہ گئے. اور وہ گھر کیوں بہتے ہیں جب جو دریاؤں کے رستے میں بنائے جاتے ہیں, اس حوالے سے ایک رپورٹ شائع ہوئی ڈان میں کچھ عرصے قبل, اور روزنامہ ڈان میں مزرعہ امین کی رپورٹس تھی. اس کے مطابق کانکنی کی صنعت نے دریائے سوات کو ایک قبرستان میں تبدیل کر دیا ہے, جہاں ریت اور بجری کے لیے کھودے گئے گڑھے انسانی جانیں نگل رہے ہیں. سوات کی دفاعی کمیٹی کے رکن فضل ودود کے مطابق کانکنی نے ہمارے خوبصورت دریا کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے. پانی ہمارا سب کچھ ہوا کرتا تھا, فخر, گھر, ذریعہ معاش, لیکن اب یہ صرف تباہی ہے. کراچی کے رہائشی سفیان, جنہوں نے حال ہی میں شمالی علاقہ جات کا دورہ کیا, بتاتے ہیں کہ میں نے تصاویر میں جو سوات دیکھا تھا وہ اب نہیں رہا, بلکہ ہر طرف دھول کے بادل, مشینوں اور ٹرکوں کی گونج ہے. یہ افسوسناک ہے. سماجی کارکن اور ماہر تعلیم ڈاکٹر رفیع اللہ کے مطابق کانکنی کے عمل میں دریا میں تقریباً 15 سے 20 فٹ گہرے اور 10 سے 15 فٹ چوڑے گڑھے کھود کر پانی بھرنے دینا شامل ہے. جب ریت اور بجری پانی کے ساتھ نیچے بہتی ہے تو ان گڑھوں میں شامل ہو جاتی ہے, جو بعد میں دریا کا راستہ تبدیل کر جاتا ہے تاکہ مواد کو اکٹھا کیا جا سکے اور کرشنگ پلانٹس تک لے جایا جا سکے. ڈاکٹر رفیع اللہ کے مطابق مسئلہ یہ ہے کہ جگہ جگہ ایسے گڑھے کھودے گئے ہیں جن سے دریا کنووں میں تبدیل ہو گیا ہے. پہلے دریا کا ایک مقررہ راستہ تھا, اس لیے مقامی لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ کہاں گہرا ہے اور کہاں نہیں. لیکن جب اسے کھودا گیا تو لوگ اب یہ نہیں بتا سکتے کیونکہ سطح پر پانی ساکت رہتا ہے, لہٰذا کسی کو نہیں معلوم کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. 27 جون کے واقعے کی ذمہ داری بھی یہی بے لگام کانکنی ہے. کسی کانکن نے دریا کے رخ کو تبدیل کرنے کے لیے ایک دیوار بنائی تھی جہاں پر یہ وہ خاندان بیٹھا تھا. تو یہ رپورٹ ان دنوں سامنے آئی جب ایک خاندان بہہ گیا تھا. پانی کا بہاؤ ان سے صرف 300 سے 400 میٹر دور تھا, لیکن شدید بارش اور سیلاب کے باعث دیوار ٹوٹ گئی, جس سے پانی کی سطح بلند ہو گئی. اور محکمہ معدنیات کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل اشفاق احمد سلیم کے مطابق اس وقت دریائے سوات پر 24 پلانٹ کام کر رہے ہیں, جن میں سے 6 نیلام ہو چکے ہیں. ان 6 بلاکس کے علاوہ دیگر بلاکس پر بھی کوئی سرگرمی غیر قانونی ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ خلاف ورزیاں عام ہیں اور انہیں روکنے میں انتظامیہ ناکام ہے, اور سوات میں دریا کا رخ تبدیل کرنا ایک عام رواج ہے. یہ غیر منظم کانکنی نہ صرف انسانی جانیں لے رہی ہے بلکہ دریائے سوات کے ماحولیاتی نظام اور اس کے صاف پانی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا باعث بھی بن رہی ہے. غیر قانونی کانکنی نے علاقے کے ماہی گیروں کا ذریعہ روزگار چھین لیا ہے, جو دوبارہ متبادل تلاش کرنے پر مجبور ہیں. پہلے 6 سے 7 کلو تک مچھلی پکڑنے والے اب پورا دن بھی گزار دیں تب وہ مشکل سے مچھلی پکڑ پاتے ہیں. حالیہ سانے کے بعد حکومت نے گزشتہ ہفتے دریائے سوات میں کانکنی کے لیے لیز کے تمام معاہدے منسوخ کر دیے تھے. تاہم پابندی کے باوجود مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان مقامات پر کانکنی کی گئی جبکہ انتظامیہ منظر سے غائب ہے.
तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं जी इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के फराज अहमद मुगल साहब। बहुत शुक्रिया फराज साहब। सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ ऑफिशियल फिगर्स लूंगी कि इस वक्त तक जो जाँ भाग हुए हैं लोग, उनकी तादाद के हवाले से हम हमें क्या कंफर्म कर सकते हैं, और जो लोग मिसिंग है, जो एटलीस्ट रिपोर्ट हुए हैं कि वो मिसिंग है, उनकी तादाद कितनी है? देखा जाए तो मुख्तलिफ इलाकों से हमें इतलात मौसूल हो रही हैं कि लोग कोई मिसिंग हैं या किसी का कोई राब्ता मुनक़ता हो चुका है। तो जो जो हमें इतलात मौसूल हो रही हैं, हम उन लोगों तक पहुंच रहे हैं और उनको इमदादी सामान भी पहुंचा रहे हैं, और उसके साथ साथ हम उनकी हर लेवल तक मदद कर रहे हैं कि अगर कोई जगह पे ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है तो हम दूसरे रास्तों से, इसमें बड़ी तादाद में अवाम इस मरतबा साथ दे रही है इस ऑपरेशन में। पूरे बाजावाल हो गया, ये जितने एरियाज में सैलाब है, तो इसकी अवाम निकल आई है घरों से, और रेस्क्यू के साथ, पीडीएमए के साथ, हमारी ज़िली इंतजामिया के साथ हमारी अवाम शाना बशाना खड़ी है और वो निकल के इमदाद कर रही है। तो ये एक कौम बनकर हम सारे इंसानियत से लड़ रहे हैं कि हम लोगों कीमती जानों को बचाया जा सके। देखें, सुबह से हम लगे हुए हैं कि हम जितने ज्यादा लोगों को अब तक जो हमने बचाए हैं, तकरीबन 5000 से ज्यादा लोगों को हमने रेस्क्यू कर चुके हैं। इन रेस्क्यू करने के दौरान हमारे कई रेस्क्यू के एहलकार जख्मी हुए हैं। उसके अलावा साथ साथ हमारा जो एक बड़ा हेली था, जो कि हम जिस हेली के थ्रू हम लोगों को बचा रहे थे, वज़ीर आला साहब ने अपना ज़ाती हेलीकॉप्टर वफ्त किया हुआ था इन डिपार्टमेंट्स को, तो वो हादसा पेश आया है। 5 लोग अब तक उस हादसे में शहीद हो चुके हैं। तो जो हमसे हो रही है हमारी फराज साहब, जो आप अभी बात बता रहे हैं ना, ये आप मुझे बता रहे हैं वो इक़दामात जो ये क्लाउड बर्स्ट के बाद आपने लिए हैं, और उसमें अवाम आपका साथ। मैं प्रिपेयर्डनेस की बात जानना चाहती हूँ। क्लाउड बर्स्ट प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन साथ साथ हमें मालूम है कि हम इस वक्त एक बदतरीन मानसून सीजन से गुजर रहे हैं। उसमें आपकी तैयारी क्या थी? जी, देखा जाए तो जिस तरह ये हमें अलर्ट जारी हुआ और पिछले 2 महीनों से हम इसके ऊपर काम कर रहे थे, ये जितने एरियाज हैं जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल हो सकती है, तो हमने यहाँ पर गैर कानूनी जितने भी तजावुज़ात थे, चाहे दुकानें थी, मार्केटें थी, ये सबको हमने गिराकर, ताकि नुकसान ना हो। किसी का कारोबार खराब होता है होने दें, किसी का घर खराब होता है होने दें, लेकिन हमारे लिए कीमती थी लोगों की जानें। तो हम 2 महीनों से इस प्रैक्टिस में, उसके साथ साथ जितने भी ये रूट्स हैं उनके ऊपर हमने छोटे छोटे कैंप्स बनाए, जिसमें हमने कश्तियां रखी, एहतियाती तदाबीर के लिए जितना भी सामान होता है वो हमने रखा कि लोगों, देखिए अगर ये इक़दामात हमने ना किए होते तो लोगों को हम रिस्पॉन्ड किस तरह करते हैं। हमने कश्तियां, लाइफ जैकेटें, इसके साथ साथ हम ड्रोन जो हमने परचेज किए हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसे ड्रोन हमने परचेज किए हैं कि हम लोगों को उसके जरिए रेस्क्यू कर 140 kg, 150 kg, 130 kg, 30 kg, 20 kg तक वो वजन उठाकर हम लोगों को लाइफ जैकेटें तक दे रहे हैं। वहां तक हम दवाइयां पहुंचा रहे हैं। मीन्स के जहां पर रोड का कटाव हो गया, उसके दूसरी साइड पे जो लोग फंसे हुए उन तक हम सामान की तरसील कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इन सब लोगों को बचाया जाए। सही। ये जो आप बात करें फराज साहब, मैं जरा ज़ियाउल हक साहब आपकी तरफ आती हूँ। अभी 2-2.5 महीने पहले हमने देखा कि इसी तरह का एक सैलाबी रेला था जिसमें वो पूरा खानदान बहकर चला गया, और जो शिकायत थी वो ये थी कि रिस्पॉन्स टाइम ठीक नहीं है। जिन नंबरों पे कॉल किया जाता था वहां से फोन उठाया नहीं जाता था, या जब मुश्किल से फोन उठाया जाता था तो फिर कई कई घंटे तक मदद नहीं आई। इस मर्तबा आपको लग रहा है कि पहले से जरा बेहतर रिस्पॉन्स टाइम है, या कोई फर्क महसूस नहीं हुआ? और उसके खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन भी किया गया है। गो के उस तजावुज़ात पे लोगों को अभी भी अब उसके रिजर्वेशंस हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम रिस्पांस देख रहे थे, तो जो रिस्पांस था वो रेस्क्यू का वो वाकई के फ़ौरन रिस्पांस था। बुनेर में भी हेलीकॉप्टर भेजा गया, बाजोड़ में जो हेलीकॉप्टर भेजा गया तो वो फराज साहब ने बताया कि किस तरीके से उसके साथ हादसा भी पेश हुआ और वहाँ पर शहादतें भी हुई हैं। इस तरीके से यहाँ पर भी लोगों को मुश्किलात हैं। यहाँ पर हम जब बुनेर पहुँचे तो बुनेर में हमें जो PTI के चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उनसे मुलाकात हुई, DC से मुलाकात हुई। वो ये बता रहे थे कि यहाँ पर सूरत हाल कंट्रोल में है। लोगों के जो लोकल इंतज़ामिया है, तमाम सियासी जमातें मिलकर लोगों के रिलीफ में मदद दे रही हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे डगर जो बुनेर का सदर मकाम है वहाँ से निकल के पीर बाबा की तरफ आए, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुतासरीन है और जहाँ पे सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं, तो यहाँ पर देख के तो सूरत हाल ही हमें डिफरेंट लगी कि एक घर में हम घुसे, उस घर में जो है तो जो लोग थे वो मकामी सतह पे खुद ही अपनी सुबह से 12 बजे के बाद से अभी तक वो अपने घर की सफाई कर रहे हैं और उनकी जो
सफाई करने के लिए यहाँ पे जो लोकल लोग थे वो भी नहीं थे। ये गिला कर रहे हैं कि हमारे साथ तो अपने लोगों ने भी मदद नहीं की, वो उनको खुराक नहीं दी गई, या फिर उनके साथ कोई बंदा ऐसा आया था कि जो कि उनके साथ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करता और उनका जितना सामान कुछ भी नहीं बचा, सारा सामान उनका खराब हो गया। मैं एक घर की बात कर रहा हूँ। इस तरीके से मुझे बताया जा रहा है कि अभी पीर बाबा में जो 100 से ज्यादा अमवात हुई हैं, तो कुछ जो लाशें थी वो दरख्तों के बीच में लटकी हुई थी, उनको लोगों ने यहाँ पर रेस्क्यू किया है। अपनी मदद आपके तहत ये भी किया गया है। लेकिन अब ये भी एक सूरत, एक इंसानी अलमिया ये पेश आ रहा है कि यहाँ पे जो है तो जो लोग फोत हुए हैं उनको दफनाने के लिए कब्रकन मुयसर नहीं है। और ये यहाँ पे लोग ऐनी शाहिदीन जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि अब लाशें पड़ी हुई हैं। तो ये भी इंतजामिया की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो इन चीज़ों को देखे। यहाँ पर जो फलाई इदारे हैं उनका भी देखे कि वो वहाँ पर जिस तरह कह रहे हैं कि हम खुराक भी दे रहे हैं लोगों के लिए रेस्क्यू भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी बहुत यहाँ पर हमें उसकी कमी जब हम ग्राउंड पे पहुंचे हैं तो वो नजर आई है अभी भी। तो जाहिर बात है इंतजामिया तो कह रही होगी कि हम अपनी तरफ से कब्ज कर रहे हैं और कोशिश कर भी रही है, ऐसे नहीं है। लेकिन ये चाह रही हूँ कि जो गैप्स हैं जो शायद इंतजामिया को मालूम भी हो या नहीं भी मालूम हो, हम उन गैप्स के बारे में इनको आगाह तो करें ना। हमारे साथ इस वक्त डायरेक्टर पीडीएम में खैबर पख्तूनख्वा अमजद अली खान साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अमजद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये जो इस वक्त क्लाउड बर्स्ट है, इसके हवाले से क्या आप को प्रायर इंटिमिडेशन थी? क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्योंकि बारिशों के सिलसिले के हवाले से तो हम सब पढ़ रहे थे कि जी ये आने वाला है। इसकी इंटेंसिटी क्या अनयूजुअल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि जो क्लाउड बर्स्ट का जो फिनोमेना है, अगर आप इसको देखा जाए तो हमारी तैयारी जो थी काफ़ी पहले से ही हमने था, जिसमें हमने हमारे पास जो आउटलुक था पूरे मॉनसून का वो भी हमने उसी के मुताबिक प्रिपेयर्डनेस भी कर ली थी। और उसमें मुख्तलिफ किस्म की जो इक्विपमेंट्स थे वो भी हमने तमाम वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स में ये इंसिडेंट्स भी पेश आए वहाँ पर पहुँचा दिए थे। अब क्लाउड बर्स्ट ऐसी चीज़ है कि जिससे आप इसको पहले से वो फोरकास्ट नहीं कर सकते। ये तो जो इसकी इंटेंसिटी होती है जब बारिश की इतनी ज़्यादा होती है और एक ही लोकेशन पे इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि जिसमें के सामने अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग्स भी हैं उसको भी बहा ले जाती है। तो एडवाइजरी हमने 12 तारीख को भी जारी कर दी थी और जो रेस्क्यू डिपार्टमेंट थे उनको भी हमने स्ट्रेंथन करने के लिए काफ़ी हमने उनको इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड कर ली थी। उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इक्विपमेंट्स थी। और सुबह जो बुनेर का जो इंसिडेंट हुआ है तो उसमें एक ही वक्त पे काफी जगहों पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है और जो लोकल नाला है वो इतने उभर गए थे और घर में जो लोग थे वो उसमें फंस के रह गए थे। इसके ज्यादातर लोगों की जो थी हमें कॉल्स आई है, हमारे यहाँ पर 1700 पे हेल्पलाइन पे काफी लोग कॉल्स आई कि हमें ज्यादा रेस्क्यू किया जाए। हम इमीडिएटली वहीं से हम इसको डायरेक्शन देते थे और जो रेस्क्यू डिपार्टमेंट थी जो बाकी टीम और इसमें हम शुक्रिया अदा करते हैं लोकल्स का भी, उन्होंने भी इसमें हम ठीक है। अमजद साहब आपने कहा ना कि आप ये अनयूजुअल बात है, इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो विजुअल्स हैं एक तो जाहिर सी बात है मौसम का की एक बेरहमी है, जो बादल जिस तरह से बरसे हैं बेरहम तरीके से बरसे हैं, लेकिन जो लोगों के घरों को पानी रोनता हुआ चीरता हुआ आगे जा रहा है, इसका मतलब है जी कि तजावुज़ात के हवाले से फुल प्रूफ काम नहीं था। इसका मतलब ये है कि ये जो वो लोगों के घर हैं जो कि दरिया के रास्ते के अंदर हैं, तो अब एक साल हम इसको कहेंगे जी अल्लाह का शुक्र है हमने बहुत बड़े लेवल पर नुकसान बचा लिया, लेकिन जब तक इसके ऊपर आप लॉन्ग टर्म काम नहीं करेंगे तो हर साल ये ट्रेजेडी हम देखेंगे ना। इस तरह है कि हमारे पास जो आप अगर हमारी रिपोर्ट देखें तो 189 हमारे पास अभी तक डेथ कंफर्म हो चुकी है। तो इसमें अगर हाउस कोलैप्स को देखा जाए तो हाउस कोलैप्स में बहुत ही जो इंसिडेंट्स हुए हैं ज्यादातर फ्लैश फ्लड्स के हुए हैं। फ्लैश फ्लड्स ऐसी चीज है कि वो बिल्कुल आपको एक सेकंड का मौका भी नहीं देता और पानी आपको बहा के ले जाता है के साथ।
हाँ। तो इसमें सर लेकिन वो जो पानी बहा कर लेके जा रहा है वो किस रास्ते से लेके जा रहा है? उसके बीच में जो रुकावटें हैं, क्या वो तमाम घर, वो तमाम बिल्डिंग्स अपनी जायज जगह पे हैं और पानी उनको वायलेट कर रहा है, और अदर वे राउंड के पानी के रास्ते को वायलेट करके वो खड़ी की गई हैं इमारतें? नहीं, इसमें जो नलस वगैरह होते हैं ना, कि नाला तो एक स्पेसिफिक डिजाइन पे होता है, और उस पे जो पानी, जो कैचमेंट एरिया था, ऊपर के पहाड़ों से पानी आता है, पानी जाके दरिया में गिरता है, तो ये मुख्तलिफ नालाज होते हैं। लेकिन पहले जो प्रीवियस हिस्ट्री देखी जाए तो इस किस्म के हमारे पास कोई है वो नहीं हुए थे, और जो इस मरतबा जो क्लाइमेट चेंज की वजह से चीजों का सामना करना पड़ रहा है हमें, तो अब हम इस सिलसिले में इस पे भी अभी ज्यादा फोकस करेंगे कि रिवराइन अभी देखें तो हमारे जितने भी दरिया हैं तो वो नॉर्मल जा रहे हैं, लेकिन उस वजह से हमें कोई भी अभी तक इंसिडेंट्स नहीं पेश आए। लेकिन जो क्लाउड बर्स्ट है तो इसके लिए अब हम मिल के, अभी हमें सीएम साहब ने भी ये उस दिन हमारे यहाँ पर कंट्रोल रूम आए थे, तो उन्होंने हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप इस पर रिसर्च करवाएं, और जितना भी इस पे खर्चा आता है, जो भी आता है, आप इसको छोड़ें, लेकिन आपकी इसकी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस पे जाए। और अभी हमने रेस्क्यू की, जैसे आपने बात की है, तो रेस्क्यू हमने तकरीबन यहाँ से तकरीबन स्वात से सिर्फ 2000 लोगों को रेस्क्यू करवाया। इसी तरह बुनेर में भी तकरीबन 2-2,500। अभी भी हमारा हेली जो था वहां पर अभी तक उसको रेस्क्यू ऑपरेशन में। ठीक है, चले हमारे साथ ही रहिए अमजद साहब। अभी तो हम थोड़ा सा और भी ग्राउंड से भी और पूछते हैं ना कि वहाँ पे क्या इस वक्त सूरत हाल है, मारूजी हालात क्या हैं। हमारे साथ सरफराज मौजूद है, नुमाइंदा एवा न्यूज़ शांगला। बहुत शुक्रिया सरफराज हमें ज्वाइन करने के लिए। ये जो बात कर रहे हैं एनडीएमए के डायरेक्टर, सॉरी पीडीएमए के डायरेक्टर, आप मुझे बताइए कि शांगला के अंदर जो रिस्पॉन्स टाइम है वो क्या इम्प्रूव हुआ है पहले से ज़्यादा? क्या जब लोग फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं इन हेल्पलाइंस पे, क्या वो फ़ोन कॉल्स उठाई जा रही हैं? क्योंकि पिछली मर्तबा ये शिकायत थी लोगों की। बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया, ज़िला शांगला जो है बिल्कुल एक पहाड़ी इलाका है, और यहाँ जो अक्सर बेशतर वाक़यात होते हैं तो काफ़ी देर बाद जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, रेस्क्यू 112 की टीमें उन्हें इत्तला मिलती है। जब वो जाते हैं तो उन्हें सिर्फ डेड बॉडीज मिलती है, और बाद में वो सिर्फ डेड बॉडीज जो है वो रिकवर करते हैं। शांगला में जो ये मानसून बारिशें हुई हैं, और ख़ासतौर पर जो क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, उसमें ज़्यादातर जो मुतासर इलाके हैं वो पूरन का इलाका है, शाती दरा, इस तरह गुम्बद चाकम का एक इलाका है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा कैजुअल्टीज हुई हैं। तकरीबन 7 से 8 लोग वहाँ अपनी ज़िंदगियाँ जो है वो हार चुके हैं। इस तरह मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 24 से ज़ायद मकानात जो है वो भी दरियाबुर्द हो चुके हैं। मजमूई तौर पर ज़िला शांगला में 23 डेथ्स जो है वो हुई, और 8 लोग जो है वो जख्मी हैं। इस तरह कई मसाजिद, स्कूल्स और सस्पेंशन ब्रिजेस जो है वो भी इन वाक़यात, जो मानसून बारिश के वाक़यात में खराब हो गए हैं। सही, हमारे साथ जो शांगला से हमारे नुमाइंदे सरफराज हमें अपडेट दे रहे थे। बस आखिरी मर्तबा ज़िया साहब आपसे थोड़ी सी और हम अपडेट लेते हैं। जो हुकूमत की तैयारी पिछले बार के मुकाबले में अगर मजमूई तौर पे मैं आपसे पूछूं, बेहतर थी, वैसी ही थी? कुछ में फुर्तियां थी जहां कैमरा था, जो दूर अफ्तादा इलाके हैं वहां पर उतना ज़्यादा रिस्पांस टाइम बेहतर नहीं था? क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि पिछली मर्तबा जो हमने इतना ज़्यादा शोर मचाया, क्या उससे कोई फ़र्क भी पड़ा है? जी, जो दूर अफ्तादा इलाके हैं वहाँ पर तो अभी तक जो यहाँ पर मकामी लोग हैं, इनका कहना यह है कि वहाँ अभी जिस तरीके से इमदाद पहुँचनी चाहिए थी वो इमदाद अभी तक नहीं पहुँची है। अलबत्ता शहरी इलाकों में जो नज़दीक तरीन इलाके हैं वहाँ पर फौरी इमदाद पहुँच चुकी थी, जैसे कि रेस्क्यू 112 के जो एहलकार थे वो भी पहुँच चुके थे। इस तरह रज़ाकार, जो मकामी रज़ाकार थे वो भी पहुँच चुके थे, जो ज़िली इंतज़ामिया के लोग थे वो भी पहुँच चुके थे। लेकिन जो दूर अफ्तादा इलाके हैं वहाँ पर अभी भी रास्ता भी जो है वो बताया जा रहा है कि ख़राब हो चुका है, और अब उस रास्ते को एक्सेस भी नहीं है। तो उस वजह
وجہ سے بھی وہاں پر پہنچنا مشکل ہو گیا ہے. اور جو خامیاں پہلے بتائی گئی تھی، لیکن یہ چونکہ کلاؤڈ برسٹ تھا، یہ ایک ناگہانی صورتحال تھی، اچانک کی سب کچھ ہے. جیسے کہ ہمیں بھی یہاں پر جن متاثرین سے بات ہوئی وہ بتا رہے تھے کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک پانی آ گیا ہے. تو اس اچانک پانی کی وجہ سے پھر انہوں نے فوراً یہی کیا کہ خود بخود اپنے آپ کو بھی ریسکیو کیا، اپنے گھر والوں کو بھی ریسکیو کیا، باقی سامان کو چھوڑ دیا، سامان سارا بہ گیا ان کا. تو یہ ساری صورتحال اس وقت ہے. اور یہاں پر اس وقت بنیر میں کافی ایک افراتفری کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں. جو بنیر کا متاثرہ علاقہ ہے وہاں پہ لوگ جو ہے تو غمگین بھی ہیں، پریشان ہیں، لیکن جو متاثرہ علاقہ نہیں ہے تو وہاں پر ہم دیکھیں کہ زندگی معمول کے مطابق. صحیح، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ضیاء الحق صاحب بیورو چیف پشاور کے وہ موجود تھے. اس کے علاوہ امجد علی خان صاحب ڈائریکٹر پی ڈی ایم خیبر پختونخوا. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے یہ تو ہم نے بات کی جی جب یہ سانحہ ہو گیا اس کے بعد کی حکومت کی کیا رسپانس تھا اور اوورآل وہاں پہ لوگوں کا کیا سینٹیمنٹ تھا. تھوڑا آگے بڑھیں گے اور اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے کہ یہ ایسا ہوا کیوں ہے اور کیا کیا جانا چاہیے کہ ایسا نہ ہو. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام کے پہلے سے میں خیبر پختونخوا میں جو سیلاب ہے اور کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جانوں کا ضیاع ہوا ہے، اس حوالے سے ہم کچھ معروضی حالات کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے کہ وہاں پر صورتحال کیا ہے، ریسکیو آپریشن کس حد تک پہنچا ہے. حکومت ظاہر سی بات ہے یہی کلیم کرتی ہے کہ ہم نے تو بہترین کام کیا ہے، ہم تیار تھے، ہم الرٹ تھے، ہم نے ہزاروں لوگوں کو بچایا ہے. لیکن اس بات کا ایک اور پہلو بھی ہے اور وہ پہلو ہے کہ پریمپٹیولی حکومتیں اس طرح کے سانحات کو روکنے کے لیے کیا کر رہی ہیں. کلاؤڈ برسٹ ظاہر سی بات ہے ایک ناگہانی آفت ہے، اس کو پریڈکٹ کیا جائے یا نہ جائے یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن کیا ہمارے وہاں پر تیاری ہے؟ کیا ہم نے اپنے نالوں کو صاف کیا ہے؟ کیا ہم نے ایک میک شور کیا ہے کہ دریا کے راستے کے اندر کوئی ایسی عمارت نہ ہو جہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ رہتے ہوں تاکہ انسانی جانوں کے ضیاع کا ممکنات میں اس اضافہ ہو جائے، امکان بڑھ جائے. تو یہ سب کام پریمپٹیولی کرنے ہیں جو بظاہر ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. اور ہر سال اس طرح بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے گھر اور ان کے سکولز اور ان کے بچے پانی کی نظر ہو جاتے ہیں. پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسن عباس موجود ہیں، ماہر آبی امور کے. اس کے علاوہ ڈاکٹر زینب نعیم ہے، ماہر ماحولیاتی امور کے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. کیا کیا جانا چاہیے ہے؟ کیا حکومت کی تیاری کافی ہے؟ کتنا یہ ماحولیاتی تبدیلی کو ہم بلیم کر سکتے ہیں اور کتنا یہ ہماری اپنی اِل پلاننگ ہے؟ ان دونوں کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ سے شروع کرتے ہیں. ماحولیاتی تبدیلی ایک حقیقت ہے، پاکستان اس کا شکار ہونے والے ممالک میں سر فہرست ہیں، یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے بھی اس حوالے سے کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی، تیاری نہیں کی، یہ بھی حقیقت ہے. دونوں فیکٹس ہیں. جو ابھی یہ کلاؤڈ برسٹنگ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں جو یہ اثرات دیکھ رہے ہیں، پانی جو اپنا رستہ بناتا ہوا آگے جا رہا ہے، یہ اتنی بڑے پیمانے پہ تباہی کیوں ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے، یہ پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں اس میں سے ایک بات سے میں تھوڑا سا غیر متفق ہوں کہ پاکستان جو ہے نا وہ کلائمیٹ چینج سے امپیکٹ ہونے والے ملکوں میں کوئی سر فہرست ٹائپ ملک ہے. یہ 2022 کی سٹڈی اب کی بات نہیں، لیکن یہ اس رینج میں ہے. ہم اس میں امپیکٹ ہونے والوں میں نہیں ہیں، ہم اس کے لیے ال پریپیئرڈ میں شاید نمبر 1 ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیے کلائمیٹ چینج تو ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے. دو چیزیں ہیں، پاکستان جو ہے وہ ایگریکلچر کنٹری ہے اور ایگریکلچر جو ہے وہ پانی سے ہوتی ہے اور سورج کی گرمی سے ہوتی ہے، کیونکہ فوٹوسینسس کے لیے آپ کو سورج کی گرمی چاہیے. اگر کلائمیٹ چینج گرمی کو بڑھا رہا ہے اور پانی کو بڑھا رہا ہے تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو اس طرح سے ہمیں اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور ابھی جو بارش ہوتی ہے اس کو وہاں پہ جو بھی بیٹھا ہوتا ہے بندہ، وہ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ کلاؤڈ برسٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، کلاؤڈ برسٹ ہو گیا. اور محکمہ موسمیات ہر ایونٹ کے بعد جو ہے وہ ایک وضاحت جاری کرتا ہے کہ جی کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوا. کلاؤڈ برسٹ کی بڑی اسپیسیفک ڈیفینیشن ہے کہ اگر 1 گھنٹے میں 4 انچ بارش ہو جائے تو وہ کلاؤڈ برسٹ ہے. ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہوا. ہاں، ہیوی رین فال ضرور ہوئی ہے، فلڈز آئے ہیں، گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ ہوا ہے، سارا کچھ ہوا ہے. اور آپ کے ہائی انرجی فلوز ہوئے ہیں جس میں آپ نے دیکھا کہ پورے پتھروں کے پتھر جو ہیں وہ بہتے ہوئے جا رہے ہیں. لیکن یہ چیز کوئی ایب نارمل نہیں ہے، یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے نہیں ہو رہی، یہ ایک نیچرل فینومینا ہے جو کہ صدیوں سے ہو رہا ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور ہمیں ایز ارلی ایز فیبروری دس ایئر ہمیں اس بات کا پتا تھا کہ اس سال کا مونسون جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں تھوڑا سا سخت ہوگا، زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور ابھی بھی وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انپریسیڈنٹڈ ہے. کوئی ایک بھی ایونٹ ایسا نہیں ہے جو پچھلے
150 साल में नहीं हुआ। तो फिर इतनी बड़ी लेवल पे हम क्यों डेविस्टेशन डिस्ट्रक्शन क्यों देख रहे हैं अगर अनयूजुअल नहीं है? हमें तो विजुअल्स देख के लगता है बहुत ही अनयूजुअल है। उसकी वजह ये है, उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि पहले जब भी इस तरह के फ्लड्स आते तो हर किसी के पास कैमरा नहीं होता था। अब एवरी प्लेस इज सराउंडेड बाय कैमराज और कहीं ना कहीं से वीडियो फुटेजेस आ जाती हैं और हमें वो पुराने बुजुर्गों की बात नहीं सुनी कि जी मैं इतने साल पहले जब मैं बच्चा होता था तो मैंने देखा इतना पानी आया था। अब जिसको भी नजर आता है वो वीडियो बनाता है, वायरल हो जाती है, तो इसलिए अब आपको हर इवेंट नजर आ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि पिछले कोई तकरीबन 20-25 साल में डेवलपमेंट सो कॉल्ड बहुत ज्यादा हुई है और लोगों ने कब्जा माफिया, जो जमीन पे कब्जा करने वाले लोग हैं, उनको जिधर जगह मिली उन्होंने नहीं देखा कि इधर दरिया है कि क्या है। आप देखें अभी मैंगोरा में क्या हुआ है, आप देख रहे हैं कि दरिया के बीच में रास्ता बना हुआ है, रेलिंग लगी हुई है, सड़क बनी हुई है, दरिया के बीच में है। भाई आप दरिया के बीच में जब कुछ बना देंगे तो दरिया का रास्ता है ना, उसने तो उसमें पानी लेके आना है। और आप यकीन करें कि आपको कोई डेटा वेटा की भी जरूरत नहीं है, आप जाएं देखें, जाके किसी नेचुरल स्ट्रीम को देखें, उसकी जो लैंड की कटिंग है उसमें एक पड़ा हुआ पत्थर है, वो आपको बता देगा कि ये कितनी एनर्जी का फ्लो इसमें आता है। अगर एक पत्थर यहां पे पड़ा हुआ है और पानी यहां पे चल रहा है तो वो पत्थर आपको बता रहा है कि भाई मैं पानी इधर तक आता है और इतनी एनर्जी में आता है कि इतने बड़े पत्थर को इधर ला के उसने डिपॉजिट किया। दूर दूर आपको अपनी वो बनानी है। वो चीज जो देखें, उसके लिए कोई आपको नई रॉकेट साइंस नहीं करनी, वो सारे टूल्स अवेलेबल हैं, वो सारी मेथोडोलॉजीज अवेलेबल हैं। आपको एक्सपर्ट्स चाहिए और एक्सपर्ट्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास नहीं है, महकमों के पास नहीं है, आपको हाइड्रो इन्फॉर्मेटिक्स के लोग चाहिए। अब ये आप किसी महकमे से जाके पूछे जी आपके पास हाइड्रो इन्फॉर्मेटिक्स का कौन एक्सपर्ट है, तो वो बस कोई एक्सपर्ट बन के बैठा होगा। अव्वल तो उनको इस फील्ड का पता भी नहीं होगा मैक्सिमम केसेस में। जिसको पता होगा तो पता चलेगा कि जी वो बंदा कोई GIS में बेसिक कोर्स करके आया तो वो हाइड्रो इन्फॉर्मेटिक्स का एक्सपर्ट बन के बैठा हुआ है। दूसरे आपको ये हाइड्रोजियोलॉजिस्ट और हाइड्रोलॉजिस्ट, वो भी नहीं है। सारी चीजें जो है वो महकमों में जो है वो एट बेस्ट सिविल इंजीनियर डील कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग ही नहीं है वेदर की। तो बेसिकली आपके पास एक्सपर्टीज की कमी है। दूसरा जो लैंड ग्रैबिंग और ये जो चीज है, मैं अभी आपको बता रहा हूं 2 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद ये चीज खत्म हो जाएगी, मानसून खत्म हो जाएगा और वो जो होटल गिरे हैं, जो दुकानें मकान गिरे हैं, उधर ही दोबारा बन रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। हमारे साथ डॉक्टर ज़ैनब भी हैं, वो हमारी गुफ्तगू सुन रही है। डॉक्टर ज़ैनब साहिबा, ये जो क्लाउड बर्स्टिंग के हवाले से हुकूमत क्लेम करती है कि चूंकि हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये अचानक हो जाती है, हम वैसे बेसिक तौर पर प्रिपेयर्डनेस कर लेते हैं लेकिन इसको हम हैंडल नहीं कर सकते, क्या ये दुरुस्त बात है, ये सही क्लेम है? जी, पहली बात ये कि आई एम सॉरी, आई डू नॉट फुली एग्री विद हसन साहब जो वो पॉइंट्स कह रहे हैं। नॉर्थ साल आपका 7 to 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज किया। आपका हिमालयन हिंदू का कराकोरम रेंज जो कि सर्जिंग ग्लेशियर्स थे आज से 2 साल पहले तक, वो अचानक रिसीड हो गए हैं और वो टॉप लेवल से रिसीड हो रहे हैं। ठीक है, नीचे तो डेवलपमेंट की वजह से, लास्ट इनके 2 पॉइंट से मैं एग्री करती हूँ कि इंक्रोचमेंट्स है, डेवलपमेंट है, वो सब ठीक है, लेकिन क्लाइमेट चेंज को वी कैन नॉट डिनाई। इरेटिक मानसून पैटर्न हो रहा है। अगर मैं भी देखूं 2004 में रावलपिंडी में क्लाउड बर्स्ट मुझे भी याद है, लेकिन उसके बाद मानसून हर साल हम देखते हैं पूरे मुल्क में आती है। इरेटिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है, ये एविडेंस्ड है पर इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। सो नो, वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग। दूसरी बात ये कि हमारे लिए गर्मी कोई ब्लेसिंग नहीं है। 2022 की हीट वेव्स ने आपके गंदम के बीज को सड़ा दिया था, आपकी एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर गई थी, आपकी मैंगो की एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर गई थी, आपकी फसलें सड़ गई थी क्योंकि वाटर रिसोर्सेज आपके इस वक्त ड्राई हो रहे हैं। हमारे मुल्क में 2 एक्सट्रीम चल रहे हैं, या ड्राउट होता है या शदीद सैलाब होते हैं। दोनों को मैनेज करने के लिए हमारे पास अभी कैपेसिटीज नहीं है और हम ऑन ग्राउंड कैपेसिटीज यूटिलाइज भी कर सकते हैं, हम उनको भी नहीं कर रहे। सो यस, इंक्रोचमेंट्स अलोंग फ्लड प्लेन, इस पे इन्फोर्समेंट होनी चाहिए कि उनको रोका जाए सेक्शन 12 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। लेकिन जहां तक क्लाइमेट चेंज की बात है, उसके लिए आपको अडेप्टेशन प्लानिंग की जरूरत है, जिसमें जो हसन साहब कह रहे हैं, बिल्कुल आपका हाइड्रोलॉजिस्ट, आपका हाइड्रो जियो टेक्निकल एक्सपर्ट सबकी जरूरत होती है और उन सबको होना चाहिए जो कि हमारे मुल्क में इस वक्त मौजूद है, लेकिन हम उनको आइडेंटिफाई करके सही डिपार्टमेंट्स में लगा नहीं रहे। सो ये दिस इज द प्रॉब्लम। क्लाइमेट चेंज कैन नॉट बी डिनाइड एट दिस पॉइंट। एब्सोल्युटली। अभी क्लाउड बर्स्ट, ठीक है, आई एग्री विद यू, ये जो क्लाउड बर्स्ट वाली बात कर रहे हैं कि इसकी प्रिपेयर्डनेस की जा सकती है पहले, या ये चूंकि ऐसा एक अनयूजुअल फिनोमेना है, कोई इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, तो रिस्पॉन्स इसका उस हिसाब से तैयार नहीं किया जा सकता, ये क्लेम है।
क्लाउड बर्स्ट में ना दो चीजें हैं अब हमारे मुल्क के लिए, अगर मैं बताऊं क्लाउड बर्स्ट अगर 100 mm से ऊपर बारिश हो जाती है चंद घंटों में, वो क्लाउड बर्स्ट होता है, ठीक है। 100 mm से ऊपर बारिश आपकी चंद घंटों में हो गई, वो क्लाउड बर्स्ट है। जब गर्मी ज्यादा पड़ती है, सरफेस टेम्परेचर बढ़ता है, तो गर्म हवा एकदम ऊपर होते होते सर्द हवा से टकराती है, तो क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में हमें इसको कुछ आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। आपकी कभी कभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस चीज का फायदा भी उठा सकते हैं, क्लाउड बर्स्ट हो गया, हमारे कंट्रोल में नहीं था, तो इसलिए हम खराबी सूरत हाल हो गई। सो वी शुड बी केयरफुल कि हम किस चीज को आइडेंटिफाई करें एज क्लाउड बर्स्ट। इसको प्रिडिक्ट इस तरह से किया जा सकता है कि साइंटिफिक एविडेंस आपका स्प्रिंग के सीजन से मौजूद था। यूरोपियन कमीशन का वेदर सैटेलाइट डेटा हमें बता चुका था कि इस साल किन किन इलाकों में मामूल से ऊपर बारिशें मुतवक्के हैं, ना कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी, और वो हमें पता था ऑलरेडी। लेकिन वी डोंट पे हीड टू दीज काइंड ऑफ वार्निंग्स। हम साइंस को शायद उस तरह सीरियस अभी तक ले नहीं पा रहे। तो हमें पता था मामूल से ज्यादा बारिशों का क्या मतलब है, बारिशें शदीद होंगी। हाँ, क्लाउड बर्स्ट या लोकलाइज्ड इवेंट को एज इट इज प्रिडिक्ट आप अभी तक उस तरह से नहीं कर सकते। आपके एक तो पीएमडीज की कैपेसिटीज इतनी नहीं है, और हम प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन अभी करते ही नहीं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ, जो कि आपके साथ मिलकर डेटा को जनरेट कर सकते हैं, वो अभी तक हमारे मुल्क में नहीं हो रहा। हम समझते हैं अगर हमारे अलावा कोई और डेटा जनरेट कर रहा है तो वहां पे तो जरूर कोई मसला, वो तो हमारा बिजनेस स्नैच कर लेगा। सो दीज आर सम मिस गवर्नेंस एंड मिस कैलकुलेशन हमारी ऑन ग्राउंड है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दीज पैटर्न्स जो कि तबाही का बाइस बन। डॉक्टर साहिबा, 3 काम जो फौरन हमें हंगामी तौर पे करने चाहिए हैं। देखें, क्लाइमेट इमरजेंसी का निफाज पूरे मुल्क में करें। साउथ से टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं नॉर्थ में, नेशनल लेवल पे कोई वार्निंग सिस्टम्स आपके नहीं है, एसएमएस के थ्रू वार्निंग्स नहीं मिल रही, तो ये इस वजह से आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दूसरी बात, टॉप बॉटम अप अप्रोच लेके आए, डिस्ट्रिक्ट लेवल से एडेप्टेशन प्लानिंग इंश्योर करें, सिटी लेवल पे एडेप्टेशन प्लानिंग इंश्योर हो। और तीसरी अहम बात कि आपके ये जो हाउसिंग सोसाइटीज और कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं, इनसे बाकायदा तौर पे आप एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करवाएं और इनसे ड्रेनेज प्लान्स मंगवाएं कि कहाँ है ड्रेनेज प्लान। दरिया के रास्ते में बनाए तो दरिया की गुजरगाह किधर से होगी। जब तक ड्रेनेज प्लान नहीं मिला उनको एनओसी इशू नहीं किए जाए। इन्फोर्समेंट बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन एडिशन टू दीज 3 पॉइंट्स, लोकल गवर्नेंस सिस्टम एट प्लेस होना बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं, आपकी पॉलिसी ट्रिकल डाउन नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर ज़ैनब थी, इसके अलावा हसन अब्बास साहब थे। प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की कि भाई क्या किया जाना चाहिए है। सबको मालूम है क्या किया जाना चाहिए, लेकिन क्या उसके लिए पॉलिटिकल विल है, बज़ाहिर वो नजर नहीं आती। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो क्लोजिंग नोट होगा। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आईएमएफ ये क्लेम करता है कि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग स्कीमों को मौसर तौर पर रोकने में नाकाम हुआ है। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी कंपनियों के हकीकी मालिकान के एदाद-ओ-शुमार को मौसर तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहा, जो करप्शन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग स्कीमों की रोकथाम और जाली कंपनियों को सरकारी ठेके हासिल करने से रोकने में नाकाम है। आईएमएफ ने पाकिस्तान के बेनिफिशियल ओनरशिप निज़ाम के मौसर निफाज में बड़े नकाइस की निशानदेही की है। पाकिस्तानी हुकाम ने आईएमएफ के इस मौक़िफ़ से इख्तलाफ करते हुए कहा कि उनके इदारे बेनिफिशियल ओनरशिप डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आईएमएफ के मुताबिक पाकिस्तान ने 8 साल कबल एफएटीएफ की शराइत के तहत बेनिफिशियल ओनरशिप के कवायद सख्त किए थे, ताहम दीगर मामलात की तरह इस पर अमल दरामद मतलूबा मयार से कम है। आईएमएफ के मुताबिक मालियाती तहकीकात में बेनिफिशियल ओनरशिप मालूमात के मौसर इस्तेमाल के लिए एसईसीपी, स्टेट बैंक, एफपीआर, कमर्शियल बैंकों, मनी सर्विस फराहम कुनंदगान और तफ्तीशी इदारों के दरमियान बाकायदा तबादला नागजीर है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि पाकिस्तान को इंसदादे बदनवानी तहकीकात के लिए बेनिफिशियल ओनरशिप डेटा के जायजे के लिए कसीर इदारा जाती वर्किंग ग्रुप कायम करना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान का बेनिफिशियल ओनरशिप फ्रेमवर्क बुनियादी अहमियत का हामिल है, मगर रजिस्ट्री के निफाज, तस्दीक, कानून साजी और बैनुल इदारा रसाई में कमजोरियां इसकी मौसरियत को कम कर देती हैं। आईएमएफ के मुताबिक पाकिस्तानी कवानीन और कवायद के नफाज में संगीन खला मौजूद है, जो नाजायज दौलत के इस्तेमाल की रोकथाम में रुकावट है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।